नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत सरकार C295 के लिए 22,000 करोड़ रुपए की डील को फाइनल करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने 36 और राफेल F4.1 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस के साथ की बातचीत शुरू। ब्रह्मोस NG के निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर काम हुआ शुरू। भारत कल करने जा रहा है अग्नि 5 का परीक्षण। UNGA की मीटिंग में भारत ने तुर्की को दिया कड़ा जवाब, उठाया साइप्रस का मुद्दा। VR चौधरी होंगे एयरफोर्स के नए चीफ। भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की डील को साइन करने जा रही है एयरबस के साथ, जिसके तहत एयरबस 16 C295 एयरक्राफ्ट को फ्लाईवे कंडीशन में भारत को देगा और बाकी के 40 संयुक्त रूप से मिलकर भारत में बनाए जाएंगे, जिसे एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाएगी। इन एयरक्राफ्ट को बनाए जाने के लिए जगह को भी फाइनल किया जा रहा है और ये लोकेशन यानी कि ये जगह हैदराबाद या बेंगलोर में हो सकती है। और इन सभी 56 C295 एयरक्राफ्ट में भारत के द्वारा निर्मित स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत C295 के लिए 7 नई सर्विसिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, जो कि रीजनल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए होंगी। और यहाँ पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि C295 का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग के लिए आ सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस के साथ बातचीत शुरू कर दी है 36 राफेल F4.1 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स के लिए, जो कि किट फॉर्म में होंगे और इन्हें असेंबल डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा फ्रांस ने अपने पैंथर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए 100% असेंबली लाइन और राफेल विमानों के लिए 70% असेंबली लाइन शिफ्ट करने का फैसला किया है और इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, जिससे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ेंगी और इसमें टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी शामिल है। फ्रांस भारत के साथ एडवांस नेवल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी को भी शेयर करना चाहता है, ताकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से दोनों ही देश 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को बना सकें प्रोजेक्ट 76 के तहत। और ये जो 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स होंगी, उनमें फ्रेंच पंपजेट प्रपोजन टेक्नोलॉजी लगी होगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए जमीन देखे जाने के बाद अब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके ट्रायल्स 2023 तक पूरा भी हो जाएगा। मैक 3.5 की क्षमता वाली ब्रह्मोस NG भारतीय वायुसेना को एक मजबूत ताकत प्रदान करेगी और इस मिसाइल की जबरदस्त क्षमता की वजह से ये सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की एक्सपोर्ट के मार्केट पर प्रभाव डालेगी। ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक मिसाइल को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि इसे सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके, वो भी बिना किसी स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत प्लेटफॉर्म में बदलाव किए बिना। और यही वजह है कि कई साउथ एशियन कंट्रीज पहले से ही भारत से ब्रह्मोस NG के लिए क्वेरीज भेजनी शुरू कर चुकी है। भारत सरकार की एक पैनल ने कई प्राइवेट सेक्टर फर्म से अनुरोध किया है, जिसमें कि वे हाई एंड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज इंड्योरेंस क्लास ऑफ UAV को बना सकें। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब कई भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ने विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत वे UAV का लोकल प्रोडक्शन करना चाहते हैं। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय स्वदेशी रूप से बनाए जाने वाले कॉम्बैट ड्रोन्स, जिनका की इंड्योरेंस टाइम ज्यादा हो और जरूरी तकनीक से ये लैस हो, उनको बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि L&T, टाटा एडवांस सिस्टम, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने कई UAV प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला लिया है और इन्हें आने वाले कुछ सालों में अप्रूवल के लिए भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। आने वाले 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी के रिटायरमेंट के बाद VR चौधरी जी 27वें वायुसेना प्रमुख के रूप में कमान संभालेंगे। वायुसेना के बेहद तेज तर्रार ऑफिसरों में शुमार एयर मार्शल VR चौधरी अब इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के रूप में शपथ लेंगे। VR चौधरी जी ने 29 दिसंबर 1982 को एक फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। उनकी योग्यता एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की भी है। उन्होंने MiG-21, MiG-23, MF, MiG-29 और सुखोई 30 MKI सहित विभिन्न लड़ाकू विमानों पर 3800 घंटे से भी ज्यादा का अनुभव है। वो लद्दाख बॉर्डर की एयर सिक्योरिटी के इंचार्ज रह चुके हैं। तुर्की को अब भारत ने घसीटा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के दौरान भारत ने तुर्की को कड़ा जवाब दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया था और इसी के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साइप्रस का मुद्दा छेड़ दिया। तुर्की ने साइप्रस के बड़े हिस्से पर कई दशक से अवैध कब्जा जमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है, लेकिन तुर्की इसे मानता नहीं है। एस जयशंकर ने
साइप्रस के अपने समकक्ष निकोस के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने साइप्रस के संबंधों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दरअसल आपको बता दें कि एर्दोगन ने मंगलवार को सामान्य चर्चा में अपने संबोधन में कहा कि हमारा मानना है कि कश्मीर को लेकर 74 साल से जारी समस्या को दोनों पक्षों को संवाद तथा संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के जरिए हल करना चाहिए। और इससे पहले भी कई बार राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं, जिस पर भारत आपत्ति भी जता चुका है। आपको बता दें कि साइप्रस में लंबे समय से चल रहे संघर्ष की शुरुआत 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से हुए सैन्य तख्तापलट से हुई। इसके बाद तुर्की ने यूनान के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत इस मामले के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। दरअसल ये जो एर्दोगन है वो इस्लामिक जगत का नेता बनना चाहता है और इसीलिए वो कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाता है। लेकिन कई बार हम बोल चुके थे कि भारत को साइप्रस का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन अब भारत ने खुले तौर पर सामने आकर साइप्रस का मुद्दा छेड़ दिया है और इससे तुर्की को मिर्ची लगना शुरू हो गया होगा। अब उसे पता चल रहा होगा कि किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। तो साफ है, क्लियर है, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भैया आप साइप्रस का मुद्दा सुलझाओ पहले, कश्मीर में तो हम खड़े ही हैं, वहां हम देख लेंगे, तुम्हें उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की नॉन स्टॉप फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से बचने के लिए पीएम मोदी के विमान को पाकिस्तान से ले जाया गया है। प्रधानमंत्री के अमेरिका जा रहे विमान के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए भारत ने पाकिस्तान से मंजूरी मांगी थी, जिसके लिए इस्लामाबाद ने हामी भर दी। भारत 23 सितंबर को अग्नि 5 मिसाइल का ओपन टेस्ट करने जा रहा है और इसके बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है और ये भारत के पास लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की जिस मिसाइल को 2008 में डेवलप करना शुरू किया था, उसका सॉलिड फ्यूल टेस्ट पहली बार 2012 में किया गया था। उसके बाद 2013, 2015, 2016 और 2018 में हुए टेस्टों में इसकी नई ताकत सामने आती रही और अब 23 सितंबर को भारत पहली बार अपना ओपन टेस्ट करने जा रहा है। यह मिसाइल 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड 24 मैक है, यानी कि आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि 5 को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इस मिसाइल की रेंज तो 5000 ऑफिशियली है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV से लैस है। जिस तरह से पाकिस्तान में चीन की दखलंदाजी बढ़ रही है और ड्रैगन लगातार अपने लोगों को भेजकर अलग अलग प्रोजेक्टों को पूरा कर रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में चीनियों का पूरी तरह से दबदबा होगा। चीन का बढ़ता प्रभुत्व पाकिस्तान को आर्थिक गुलाम की ओर धकेलता जा रहा है और इमरान खान का नया पाकिस्तान चीन का उपनिवेश बनने की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच अगले 4 सालों में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी नागरिकों की संख्या 50 लाख पार कर जाएगी और ऐसा 2025 तक हो जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले इन सालों में ये चीनी नागरिक चीन पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर और अन्य परियोजनाओं में काम करेंगे। द न्यूज इंटरनेशनल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान और चीनी चिकित्सा विश्वविद्यालयों के अनुसंधान संस्थानों और जैव टेक्नोलॉजी फर्मों के बीच सहयोग को बढ़ाकर ही इन श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगे। हालांकि चीन के लिए भी यहाँ पर सर्वाइव करना आसान नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, कई ऐसी इलाके हैं जहाँ पर चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में अब चीन ने अपने जो नागरिक है जो काम करने आते हैं उनको हथियारों से भी लैस करना शुरू कर दिया है। नेपाल के शेर बहादुर देउबा सरकार ने पूर्व में केपी शर्मा ओली सरकार की ओर से नियुक्त किए गए भारत में राजदूत लीलांबर आचार्य सहित 12 राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया। मंगलवार की शाम को कैबिनेट की बैठक में नेपाल ने भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य के 12 राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि राजनयिक सेवा से नियुक्त बाकी राजदूत अपनी नौकरी जारी रखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन राजदूतों को वापस बुलाया गया है उन्हें वापसी के लिए 3 सप्ताह से 1 महीने का समय दिया गया था। ये कहा जा रहा है कि खाली पड़े 23 देशों में राजदूतों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नेपाली कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण खड़का को देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।